नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी की। आखिर स्ट्रिंग थ्योरी काम कैसे करती है। मनुष्य को हमेशा से जानने की इच्छा रहती है और उसकी इसी इच्छा और जिज्ञासा की वजह से आज मनुष्य इतना आगे बढ़ चुका है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड की गहराई और जो एटम है या अणु की सूक्ष्मता को भी माप सकता है। विज्ञान हमेशा से वैसा नहीं रहा जैसा हम मानते हैं। हर समय विज्ञान में बदलने की गुंजाइश रहती है। नए सिद्धांतों के तौर पर हम बहुत कुछ समझ पाते हैं। न्यूटन के ज़माने में हमारा विज्ञान कुछ और था और एक अलग तरह से हम सोचा करते थे। और आइंस्टीन ने जब अपना रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया या उसको दुनिया के सामने रखा तो हमारा विज्ञान ही बदल गया। आज के विज्ञान में हम दो भारी या कह सकते हैं दो थ्योरीज या सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। जब हम किसी बड़े ग्रह और ब्रह्मांड में मौजूद किसी पिंड को का अध्ययन करते हैं तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, लेकिन जब हम एटम के या अणु के विज्ञान को देखते हैं तो हम क्वांटम फील्ड थ्योरी का सहारा लेते हैं। सब एटॉमिक और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के व्यवहार को समझने के लिए हम इन थ्योरीज का अध्ययन करते हैं। अब वैज्ञानिक इन दो थ्योरीज को एक ही थ्योरी में पिरोने की बात कर रहे हैं ताकि वह हर तरह के विज्ञान के रहस्यों को जान सकें। वैज्ञानिकों की इसी जिज्ञासा ने स्ट्रिंग थ्योरी को जन्म दिया। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी कैसे काम करती है। अब ये ब्रह्मांड है जो वो किस चीज़ से बना है, कैसे काम करता है। तो बात की हमने दो थ्योरीज की। ये दोनों ही थ्योरीज अपने अपने क्षेत्रों में काम करती है। जैसे बड़ी वस्तुओं के लिए देखें तो वहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है, और जब वस्तु बहुत छोटी होती है, उसका मास बहुत कम होता है, तो वहाँ पर क्वांटम थ्योरी काम करती है। क्या हम कोई ऐसी थ्योरी नहीं बना सकते जो सभी इवेंट्स को समझने में हेल्पफुल हो, हमको अलग अलग थ्योरीज को ना पढ़ना पड़े। वैज्ञानिकों की इसी सोच ने एक एक नई विचारधारा को जन्म दिया और एक नई थ्योरी को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी की खास बात यह है कि क्वांटम ग्रेविटी की बात करती है थ्योरी, मल्टीपल डायमेंशंस की बात करती है यह थ्योरी, और बिग बैंग के पहले के सवालों का भी जवाब देती है ये थ्योरी, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि बिग बैंग से पहले के सवालों के जवाब, कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों बना। अब इस ब्रह्मांड में अगर आप पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो पार्टिकल्स के इंटरेक्ट करने के तरीके और उनके प्रभाव को जब हमने बहुत करीब से स्टडी किया तो हमने पाया कि इंटरेक्शंस कैसे भी हों ये, लेकिन इस इंटरेक्शंस को चार फोर्सेस में बांटा जा सकता है। वो चार फोर्सेस थे: ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक था वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो इन चारों फोर्सेस में सबसे कमजोर यही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसकी रीच या इसकी रेंज कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके कारण ही सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का। इसका अनुभव हम आम जिंदगी में डेली करते हैं। जब 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने मैक्सवेल इक्वेशन दिया था, तो मैक्सवेल इक्वेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस को यूनिफाई किया। और इसके बाद 1940 में ये क्वांटम थ्योरी या क्वांटम इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के द्वारा क्वांटम फिजिक्स का भाग बना। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो चारों फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स माना जाता है, क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ कर रखता है। इसकी आप शक्ति का अनुमान आप हीलियम के नाभिक से लगा सकते हैं, जिसके न्यूक्लियस में दो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं जो सेम चार्ज के होने के कारण एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है इसको न्यूक्लियस में पकड़े रखता है।
जबकि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होता है वो भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसका दायरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से कम होता है। अब बात करें अगर हम सब एटॉमिक लेवल पे, तो सब एटॉमिक लेवल पर इस ब्रह्मांड का कंपोजिशन कैसा है, यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमें पार्टिकल फिजिक्स अच्छी तरह से बताती है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ जो पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार इस यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है वो 12 बेसिक ब्लॉक से बना हुआ है, जिसमें से 6 क्वार्क्स होते हैं। इनके नाम हैं अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड वाटर। जैसे अब प्रोटॉन को ले लें हम लोग। अब प्रोटॉन में क्या होता है कि 2 अप और 1 डाउन क्वार्क मिलाकर प्रोटॉन का फॉर्मेशन करता है। तो जब भी एक प्रोटॉन मॉलिक्यूल की बात की जाए या एक प्रोटॉन के एटम की बात की जाए तो उसमें 2 अप और 1 डाउन क्वार्क है। बाकी के जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको लैप्टॉन्स कहते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन्स, मियॉन और टाउ। और इसके अतिरिक्त 3 जो होते हैं वो न्यूट्रिनो होते हैं। तो इस प्रकार ये जो 6 लैप्टॉन्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों फोर्सेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक इंटरैक्शन और स्ट्रॉन्ग एक्शन को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इन फोर्सेस के लिए कैरियर का काम करते हैं। चलो इसको ऐसे कुछ समझते हैं, जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स को समझना हो तो देखें कि जैसे एक चुंबक लोहे की कील को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि क्योंकि जो मैग्नेट होता है या चुंबक होता है और लोहे की कील के बीच फोटॉन्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तो मैग्नेट उस लोहे की कील को क्यों खींच रहा है, क्योंकि उनके बीच में फोटॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, इस वजह से खींच रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला ऐसा फोर्स है जिसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसका बहुत बड़ा रीजन है, उसका रीजन है कि ग्रेविटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट अभी हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं मिला है। इस वजह से अभी हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब अगर कोई हमें ऐसी थ्योरी मिल जाए जो क्वांटम ग्रेविटी को प्रूफ कर दे तो हमें एक यूनिफाइड थ्योरी मिल जाएगी जिससे हम सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। पिछले कुछ सालों में जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं उनमें से स्ट्रिंग थ्योरी मात्र एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम ग्रेविटी को समझाने की बात करती है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक कैंडल है, एक मोमबत्ती। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि तो ये किस चीज़ से बनी है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे एटम्स के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन्स के अंदर जाया जाए तो हमें मिलेंगे क्वार्क, और ये क्वार्क जिनसे प्रोटॉन्स बनते हैं। यहाँ जाकर मॉडर्न फिजिक्स कुछ सोच नहीं पाती है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की सोच खत्म हो जाती है क्वार्क तक आकर, और हम मान लेते हैं कि क्वार्क ही मैटर का सबसे छोटा पार्ट है और इससे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। अब जबकि स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि क्वार्क के अंदर भी एक एनर्जी है जो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, वाइब्रेशनल फॉर्म में रहती है, जिसके कारण ये स्ट्रिंग एक मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देता है। कुछ इस तरह से एक मेम्ब्रेन बनेगी, मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रिंग शेप में ही हो, ये दोनों तरफ से ओपन भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग वायलिन बजाएं। जब वायलिन बजाते हैं तो स्ट्रिंग को अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट कराते हैं। जो उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम अलग अलग पैटर्न में क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। तो उससे अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। मतलब अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट कराने से अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। हम में या फिर पत्थर में ये अंतर क्यों है, ये अंतर इसीलिए है इन पार्टिकल्स के कारण। ये स्ट्रिंग्स पत्थर में अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं और हमारे अंदर अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं। यानी कि यदि हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप हो जिससे हम इस यूनिवर्स की सबसे छोटी वस्तु को देख सकें तो ये हमें चारों तरफ स्ट्रिंग की तरह दिखाई देंगे।
और वाइब्रेट करते हुए दिखाई देंगे, तो हमें स्ट्रिंग की तरह दिखने वाली एक एनर्जी दिखेगी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन के कारण ही इस यूनिवर्स में अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। अब इन अलग अलग पार्टिकल्स के कारण ही क्या होता है कि जिसके कारण ये यूनिवर्स हमें डाइवर्सिफाई दिखता है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई दिखता है कि हर वस्तु और हर फोर्स स्ट्रिंग जैसी दिखने वाली एनर्जी से ही बने हैं। और हम यह सब कुछ समझा सकते हैं मतलब एक थ्योरी के द्वारा, और उस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। ऐसा इस थ्योरी के जानकारों का कहना है। जब हम इस थ्योरी के को समझा रहे होते हैं, या जितना आसान लग रहा है ये थ्योरी उतनी आसान है नहीं। दरअसल जब हम इस थ्योरी के मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये थ्योरी ऐसे यूनिवर्स में काम नहीं करती जहां पर केवल 3 स्पेशल या 3 स्पेस डायमेंशंस हैं। इसे काम करने के लिए एक ऐसा यूनिवर्स चाहिए जिसमें कम से कम 10 स्पेस डायमेंशन हो और एक टाइम का भी डायमेंशन हो। अब हमारे ब्रह्मांड में 3 स्पेस डायमेंशंस हैं और एक टाइम का डायमेंशन तो है ही। मतलब ये थ्योरी हमारे यूनिवर्स में काम नहीं करनी चाहिए। फिर भी स्ट्रिंग थ्योरी के मॉडल को हम मैथमेटिकली ड्राइव कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थ्योरी सही भी हो सकती है। अब सवाल ये है, यदि ये थ्योरी सही है तो बाकी के 7 डायमेंशन कहाँ हैं? अगर वो इस यूनिवर्स में है तो हमें फिर दिखते क्यों नहीं? अब इस थ्योरी को मानने वाले कुछ और कहते हैं कि डायमेंशंस भी कई प्रकार के होते हैं। डायमेंशंस 2 तरह के होते हैं खासतौर से। एक आकार में इतने बड़े होते हैं कि जिन्हें हम देख पा रहे होते हैं, और दूसरे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम देख नहीं सकते। अब मान लीजिए, जैसे यदि दूर से हम किसी वायर को देखें, अगर आप किसी वायर को ले लें तो उस वायर को देखिए, एक तार को देखें, ठीक है, तो हमारे लिए 1 डायमेंशन है। लेकिन इसी वायर पर जब चींटियां चल रही होंगी तो ये 1 डायमेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके चारों तरफ चल सकती है। चींटी वायर के ऊपर भी चल सकती है और ऐसे नीचे भी चल सकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि कई डायमेंशंस हो सकता है कि हमारे सामने मौजूद हों, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे। इसे इस तरह से समझते हैं कि मान लो कि हम लोग स्पेस टाइम के छोटे से छोटे डायमेंशंस में घुसते चले जाएं। एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, तो सबसे छोटे छोटे डायमेंशन में घुसते चले जाएं और अंत में हम इसके सबसे छोटे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अगर आपका साइज चींटी जैसा हो तो आप बड़े डायमेंशन में भी जा सकते हैं और उस छोटे से छोटे डायमेंशन में भी जा सकते हैं। अगर आपका साइज काफ़ी बड़ा है तो छोटे डायमेंशंस आपको दिखाई नहीं देंगे। आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वांटम ग्रेविटी की। क्वांटम ग्रेविटी की और देखते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी से इसका रिलेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्ट्रिंग थ्योरी अपने शुरुआती दिनों में थी तब इसने प्रेडिक्ट किया था कि एटम के अंदर, जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर कुछ मासलेस पार्टिकल्स होने चाहिए। और ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के अंदर हैं, जिनके लिए स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि एटम्स के अंदर इन मासलेस पार्टिकल्स को होना चाहिए। अगर ये वहाँ पर मौजूद हैं तो जब कई एक्सप्लेनेशंस के बाद भी ये प्रेडिक्ट किया गया कि एटम्स के अंदर मासलेस पार्टिकल्स मिले कि नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद भी नेचर में हमें कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिला। तब वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को सीरियसली लेना बंद कर दिया। हालांकि इसके 4 साल बाद एक साइंटिस्ट थे स्वार्ग, जब स्ट्रिंग थ्योरी में मौजूद कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि एक मासलेस पार्टिकल ग्रेविटी को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो ग्रेविटी है उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इस पार्टिकल्स को उन्होंने ग्रेविटॉन नाम दिया। ये माना जाता है कि ये ग्रेविटॉन ही है जो क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को कैरी करके चलते हैं। यानी कि यदि स्ट्रिंग थ्योरी सही हुई तो हम सारे फंडामेंटल फोर्सेस को समझने में सफल हो जाएंगे। स्ट्रिंग थ्योरी के सपोर्ट में वैसे कुल 6 थ्योरीज हैं, जिनमें से 5 थ्योरीज ऐसी हैं जो 10 डायमेंशंस की बात करती हैं, जबकि जो 6 थ्योरी है जिसे बोसनिक स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, ये 26 डायमेंशंस की बात करती है। इन सभी थ्योरीज के निचोड़ को हम एम थ्योरीज भी कहते हैं।
ज़्यादातर भौतिक शास्त्री या फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते। स्ट्रिंग थ्योरी एक एक ट्रैक्योन नाम के एक और पार्टिकल की भी बात करती है। ये ट्रैक्योन क्या है? दरअसल मानते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल है जो लाइट की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज चलता है। ज़्यादातर फिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि कोई भी वस्तु इस यूनिवर्स में लाइट की रफ्तार से तेज नहीं चल सकती। अगर ग्रेविटॉन भी मिल जाए तो भी इस थ्योरी पर मोहर लग जाएगी। पर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में भी हमें अभी तक कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिला है जिसके कारण इस थ्योरी पर मोहर लग जाए। तो ये थ्योरी पर अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसे मानने वाले कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी सही है, पर ये इतनी जटिल है कि इसे हम अभी तक सही से समझ नहीं पाए। अब आप ऐसे बोल सकते हो, कन्वेंशनल फिजिक्स के सारे नियम ब्लैक होल में जाकर फेल हो जाते हैं, ये सभी जानते हैं। और वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था और ये बिग बैंग क्यों हुआ। ऐसे सवालों का जवाब हमें स्ट्रिंग थ्योरी ही देती है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि बिग बैंग से पहले दो बड़ी मेम्ब्रेन थी, अलग अलग पैरेलल थी, और ये दोनों पैरेलल एक प्रकार से यूनिवर्स ही थे। ये दोनों वाइब्रेट हो रहे थे, और जब ये दोनों वाइब्रेट हो रहे थे तो ये आपस में टकराए। जब इनमें टक्कर हुई तो इसी से बिग बैंग हुआ। ये मेम्ब्रेन हमेशा टकराती रहती है, तो यानी जब भी कभी बड़ी टक्कर होगी तो ये फ्यूचर में भी ऐसा बिग बैंग फिर हो सकता है। वैसे काफ़ी सारे लोग इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में आई होगी। विज्ञान की काफ़ी जटिलताएं हैं, मैं इन सभी चीज़ों को आपके पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में और बहुत ही आसान भाषा में। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक भी पहुँचाएं, ताकि लोग भी समझ सकें कि हमारे यूनिवर्स किस प्रकार से बना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। थैंक यू।